नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बजट की। और उत्तराखंड की अपनी खूबसूरती, देवभूमि, बहुत सारे उसके साथ में विरासत की चीजें जुड़ी हुई हैं। और विरासत के साथ साथ ये बजट नमो समर्पित बजट कहा गया है। नमो का लेकिन बताया भी गया है कि नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत और ओजस्वी, इस तरह से नमो बजट बताया गया है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस डिपार्टमेंट को या किस विभाग को क्या मद मिला है, कितना पैसा अलोकेट किया जाएगा, जिसकी एक संभावना जताई गई है। बजट क्योंकि पूर्व अनुमान और इन पे आधारित होता है कि लगभग इतना खर्च होगा। रिवाइज बजट बाद में आ सकता है। अगर आपके पास में लगता है कि पैसे में ज्यादा आवश्यकता है तो हाउस में इस बात को लेकर के और वापस से इसे रिवाइज किया जा सकता है, जब भी आपको लगे 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने कितना पैसा और चाहिए हमें। खैर, ये समझी हुई प्रक्रिया है सारी। तो हमारे साथ में पूरे बजट को लेकर के आप स्क्रीन पे भी देखते रहेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी हमारे साथ यूकेडीसी हैं और कमलेश रमन जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रही हैं। मैं श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा। बजट को ओवरऑल हम देखें, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं इसमें चीजें, टूरिज्म एक बड़ा आधार है वहां का, और जिसको रिलीजियस टूरिज्म पे भी ले जाने की कोशिश की जा रही है। सर्किट डेवलप किए जा सकते हैं। वाइब्रेंट विलेज की बात इसमें कही गई है। कुछ ऐसा भी है कि जैसे मैं विपक्ष के उस साथियों का स्टेटमेंट सुन रहा था, उनके ट्वीट देख रहा था, तो उनका कहना है कि पहले बजट का क्या हुआ, नया बजट में भी वही तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो ये चलने वाली चीजें हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन एक विजनरी या विजन देने वाला बजट कहा जा सकता है इसे। देखिए, आज 25 साल के उत्तराखंड के इस सफर हम 1 लाख करोड़ के बजट से पार करते हैं। इसके बाद है क्या होंगे, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, पॉलिसी कैसे बनेगी, कौन सा कैसे उतरेंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा कदम है कि राज्य बनने से लेकर अब तक जो बजट पर लगातार बढ़ोतरी हुई है वो 24 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। और पिछले बजट के मुकाबले बात करेंगे तो 13% की बढ़ोतरी हुई है। यानी 1 लाख करोड़ का ये बजट पास हो चुका है, पार हो चुका है। उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है, 13 जिले इसमें शामिल है और बाकायदा 2 मंडल शामिल है। लेकिन उसके बावजूद भी विकास से काफी कोसों दूर उत्तराखंड रह जाता है। हमेशा हम चर्चा भी करते हैं, आपने देखा होगा, सड़कें नहीं है, गड्ढे पड़े रहते हैं, वहां पर नहीं पहुंच पाता है, बजट का हवाला दिया जाता है। साथ ही साथ जो वेतन और भत्ते देने के लिए भी लगातार कर्जा लिया जाता है, ये बात भी सामने आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि टूरिज्म के सेक्टर में आपने देखा होगा कि लगातार जो बूम फैक्टर ने काम किया 4 धाम यात्रा के दरमियान, तो उसमें अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा है। लेकिन वो अव्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त होगी, वो तभी हो पाएंगी जब अवस्थापना विकास के कार्य किए जाएंगे। बेहतर सड़कें होंगी, बेहतर पार्किंग होंगे, शौचालय होंगे, पानी की व्यवस्था अच्छी होगी। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया। और खासतौर सबसे बड़ी बात है, इसको नवाचार के माध्यम से नमो के तहत इस बजट को लाने की प्रक्रिया की गई है। इन प्रक्रियाओं में विभाग अगर बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है और छोटे से प्रदेश में हमें आमदनी के स्रोत क्या मिलते हैं। क्या हम केवल खनिज पे या आबकारी पर ही डिपेंड रहेंगे, या फिर हम टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ करके राजस्व कमाएंगे, या फिल्म सेंटर के तौर पर यानी फिल्म सिटी के तौर पर इसको डेवलप करेंगे। फिल्म नीति के तहत यहाँ पर आर्थिक मुनाफा भी मिलेगा और डेस्टिनेशन डेवलप होगा, वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर हम आगे जा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के इस बजट को 1 लाख करोड़ के रुपए से पार पहुंचाया गया है। ये अलग बात है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बजट को कैसे खर्च किया जाएगा। क्या बजट को खर्च करने के लिए कागज पे बजट बढ़ाना ही बेहतर होगा? पिछले बार के बात करेंगे 31 मार्च 2024 को तकरीबन 150 से 200 करोड़ रुपए लैप्स हुआ था। आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को, वित्त सचिव को लिखना पड़ा। इस बार पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने सबको टाइट करके रखा हुआ है कि अगर कोई भी बजट लैप्स होगा तो उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी बजट अगर लिया है और बजट अगर बढ़ा है तो वो ग्राउंड पर दिखना चाहिए। और इसी को लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए का जो लगातार बात सामने आ रही, तो इससे मैं सहमत हूं। रुपया बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है खर्च करने के विकल्प बढ़ेंगे। विकल्प बढ़ेंगे तो प्लानिंग होगी, नियोजन होगा, और उसके ऊपर से अगर सरकार मॉनिटरिंग करेगी और लगातार जिस तरीके से, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई ना कोई अपनी बातें उसमें कहता है। दोनों का सामंजस्य है प्रदेश के विकास में, और दोनों के सामंजस्य के तौर पर अगर बजट पर निगरानी भी रखी जाएगी तो विकास की वाकई में 1 लाख करोड़ 25 साल के सफर में काफी कुछ बयां करने के लिए होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बजट होता है, किसी भी प्रदेश का हो या यूनियन बजट हो,
खूबी भी हो सकती हैं और खामियां भी रह सकती हैं, इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन बात हम खूबी की तरफ देखते हैं, खामियां रहती हैं, खामियों को भी अगर दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है तो खूबी में तब्दील हो जाती है। ऐसा प्रदेश है कि वहां देवभूमि तो है, उसके अलावा टूरिज्म का बहुत बड़ा सर्किट है। आज भी देश में हर एक व्यक्ति की इच्छा, अगर नॉर्थ इंडिया में विजिट करना चाहता है तो उत्तराखंड जरूर जाना चाहेगा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, 3 ऐसे प्रदेश हैं कि जो जरूर जाना चाहेगा। और अगर यूं भी देखें तो हर तीसरा व्यक्ति उत्तराखंड जाना चाहता है। तो वहां इतना बड़ा एक आधार है, फुटफॉल इतना होता है। अभी भी जैसे आप भी कह रहे हैं, 4 धाम यात्रा के दरमियान, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी ऐसी होती है कि हम गए थे, वहां शौचालय नहीं थे, सड़कें टूटी हुई थी, खाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, एक पानी की बोतल 20 रुपए की होती है, 100 रुपए ले रहे थे। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि एक नैरेटिव सेट करती हैं कि कोई जाने का फायदा नहीं है, या लेके जा रहे हो तो अपने तरीके से जाना, वहां कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और अगर मिलती हैं तो 4 लोग तारीफ भी करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, आज आईटी का इतना बड़ा युग है कि आप चैनल से समाचार पत्रों में उन चीजों को दो या नहीं दो, 10 मिनट बाद में उस कदम के दरमियान क्या घटित हुआ, क्या दिखाना है, पूरे देश में वो लोग फैला देते हैं। एक अवेयरनेस भी, अलग तरह की लिटरेसी है ये भी। चलिए, डॉक्टर प्रतिमा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मैं बजट को लेकर के मैं सीधी पहले तो प्रतिक्रिया चाहूंगा, और कुछ खूबियां, कुछ खामियां होंगी, मैं दोनों ही जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, अब क्या बोला जाए, अभी सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट है वो जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने पेश किया है। उससे पहले काफी बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी चलिए याद करने का कार्य कर लिया कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण की तरफ जो उत्तराखंड प्रदेश है वो बढ़ रहा है। इन तीनों में से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपने पिछले, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और ये इसको धरातल पर उतरते हुए देखा है। सरलीकरण की बात कर लीजिए तो ऐसा कोई भी आज काम नहीं है जो आप निगम से लेकर के और जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी तक चले जाइए तो बिना जो है एक किसी व्यक्ति के वहां के सहारे के बिना एक आम आदमी अपने एक भी काम यहाँ पे करा नहीं सकता। समाधान तो देखिए किसी चीज का नहीं मिल रहा है यहाँ पर। आज जिस तरीके से आज बजट पेश हो रहा था और वहीं विधानसभा में घेराव को लेकर के आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी तो यूसीसी को, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जो है विधानसभा घेराव कर ही रही थी। हमारे साथ साथ 3 अन्य संगठन थे जो तरह डिफरेंट मुद्दों को लेकर के विधानसभा घेराव करने का कार्य कर रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आशा कार्यकर्तियों की अगर मैं बात करूं, जो कल भी एकत्रित हुई थी रेंजर्स ग्राउंड में अपनी मांगों को लेकर के, और वो पहले भी जो है मुख्यमंत्री आवास भी कूच करने का कार्य कर चुकी हैं और आज भी उन्होंने कूच किया। और उन्होंने 3 साल हो गए, उन्होंने कहा कि उनका ना मानदेय बढ़ा है और ना ही धामी सरकार उनकी कोई बात सुन रही है। तो ये तो सरलीकरण की बात और समाधान की बात जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कही, मुझे लगता है ये महज एक कोरे शब्द थे जो सिर्फ उन्हें कहने थे। और भारतीय जनता पार्टी इस बात में उनके नेता, आपको मानना पड़ेगा कि माहिर हैं, कि वो जुमलेबाजी जो जबान की होती है ना, वो एक बहुत अच्छी तरीके से इन्हें आती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। धामी जी ने कहा कि ये बजट ज्ञान पे बेस्ड है। अब ज्ञान में उन्होंने डाला, गरीब को डाल दिया, युवा को डाला, अन्नदाता को डाला और नारी को डाला। बड़ी हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातें करती है। वो युवाओं की बात करती है, वो नारी सम्मान की बात करती है, अन्नदाता की बात करती है। हम 2014 से सुन रहे हैं किसानों की आय दुगनी की जाएगी, दुगनी की जाएगी। और किसानों की आय दुगनी तो छोड़िए, जो आपके यहाँ पे गन्ना किसान है उनका बकाया तक किस तरीके से, जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो आधा पैसा आपने उनका दिया और आधे से ज्यादा अभी भी जो है बकाया है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। और युवाओं की ये बात करते हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। युवा तो बेरोजगार हैं, सड़कों पर हैं। आज इस प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है कि 10 लाख से ज्यादा जो मैं कहूंगी बेरोजगार पंजीकरण जो ऑफिस है वहां पर, उससे ये डेटा आपको वहां से मिल जाएगा कि इससे ज्यादा बेरोजगार जो पंजीकृत है, और जो पंजीकृत नहीं है उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। गरीबी तो कभी हटाई नहीं इन्होंने, ना गरीबों की बात करी। अगर गरीब की बात करते तो इस बजट में कहीं ना कहीं महंगाई रोकने की आप बात जरूर करते, बट महंगाई रोकने की भी कोई बात नहीं है इस बजट में। तो गरीबों का बजट तो देखिए है ही नहीं। गरीब का बजट होता या गरीबों की बात भारतीय जनता पार्टी सुन रही होती तो आज 200 रुपए जो है लीटर से ज्यादा आपको खाद्य तेल ना मिलता।
ठीक है, 94, 98 पहुंच गया आपका जो है पेट्रोल और डीजल, सीएनजी और डीजल एक दाम चल रहे हैं। ये बड़ा मुझे लगता है दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। दिल्ली में एक तरफ आप कह के आए हैं कि हम आपको 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन इसी उत्तराखंड में आप वही सिलेंडर 1100 में ले रहे हैं। तो सत्ता में आने के लिए ये कुछ भी और कभी भी कर सकते हैं। अब अंत में आती है नारी, तो नारी सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक बहुत आप सबके सामने है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कि किसी भी नेता ने एक बयान नहीं दिया। मोदी जी हर बार उत्तराखंड आते हैं लेकिन कभी अंकिता बहन का नाम नहीं लेते, ये तक नहीं कहते कि हम उसे न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि वो दिला नहीं सकते हैं। रातों रात जिस विधायक के कहने पर रिजॉर्ट तोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो एविडेंस है मैनिपुलेशंस कर लिया जाता है, तो ये क्या दर्शाता है? निर्भया फंड का कभी बजट में जिक्र नहीं होता। कांग्रेस के वक्त यूपीए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जो रेप पीड़ितों हैं उनको हक दिलाने के लिए निर्भया फंड का जो है फॉर्मेशन किया था, और केंद्र से पैसा आता है। और अब मैं आपको बता दूं 8% से ज्यादा भी उत्तराखंड का निर्भया फंड खर्च नहीं हुआ है। आरटीआई की इंफॉर्मेशन से ये रिपोर्ट ये इंफॉर्मेशन सामने आई है। तो ना निर्भया फंड का आप जिक्र करते हैं, कहाँ खर्च करेंगे, ना नारी सम्मान की बात करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें की देखिए अट्रैक्टिव वर्ड्स बड़े लगते हैं। मैं वापस लौटता हूँ क्योंकि रजत वर्ष की इस बार उत्तराखंड मना रहा है, 25 साल पूरे हुए हैं जी। मीनाक्षी जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी आपके साथी कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा जी को सुना आपने कि किसी तरह का कोई विजन नहीं है, ना कोई आधारभूत संरचना दिखाई देती है। यूकेडी का क्या मानना है? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि हमारे राज्य का जो है बजट अब 1,25,000 करोड़ समथिंग हो चुका है। तो बड़ा मतलब बड़े बड़े आंकड़े सुन के कितना अच्छा लगता है कि अब हमारे राज्य की जो खर्च करने की क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि हम कोई बात नहीं, उधार बढ़ा लेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो उधार जो हमने पिछली बार था वो 22,000 समथिंग था, इस बार वो उधार बढ़ा दिया, 28,000 करोड़ का उधार कर लिया। तो उस उधार पे हमें देनदारी भी, हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो भी हमें पे करना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि बहुत नए नए शब्द ये लोग लेके आए हैं, अंदर बेशक वही सब पुराना घिसा पिटा है, जिसकी ना धरातल पे कोई कार्रवाई होती है और ना ही उसकी कोई मॉनिटरिंग होती है। तो जो 2 शब्द ये लेके आए हैं, नमो, जिसको अब इन्होंने बजट में भी वो नमो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चुनाव में तो ये जाते ही थे नमो नमो करते करते, लेकिन अब बजट में भी ये नमो इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक ज्ञान जो इन्होंने नया शब्द इस्तेमाल किया है। तो इस बजट में जो इन लोगों ने अभी हम लोगों को बताया, तो नवाचार, और नवाचार से ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या कितना डेवलपमेंट ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कर देंगे। लेकिन आप उसके अंदर जो हेड देखेंगे वो वही कॉमन हेड्स हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आप स्थिति हमारे उत्तराखंड के अंदर देख ही सकते हैं कि हमारा आधे से ज्यादा पहाड़ी हिस्सों में तो हमारा इंटरनेट तक नहीं है। तो ये कौन से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, मतलब कहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी करते करते आप देखेंगे कि अभी 3 दिन तक इनका सॉफ्टवेयर हैक हो गया था सरकार का, जिसे ये रिकवर नहीं कर पाए थे। दूसरी चीज, ये इन्होंने एक महान विरासत की बात की है, जिसमें ये शीतकालीन यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, शारदा रिवर फ्रंट और हरिद्वार ऋषिकेश से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि विरासत के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे उत्तराखंड में इतनी वृहद विरासत है, चाहे हम तीलू रौतेली का गांव कहें, चाहे हम वीर चंद्र गढ़वाली हैं उनका स्थान कहें, या हमारे जो माधो सिंह हैं उनका स्थान कहें। तो इस तरह की बहुत सी विरासत है उत्तराखंड के अंदर जिसपे बजट खर्च किया जा सकता है। और फिर इन्होंने बात की कि मानव संसाधन की, ये बात कर रहे हैं कि हम उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। तो आप देखिए कि इन्होंने सिर्फ स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ का बजट रखा है, मात्र 20 करोड़। तो 20 करोड़ में आप स्टार्टअप, मतलब आप कितना लोगों को करना, मतलब कितना आप उनको स्टार्टअप, आप मतलब इनका देख लीजिए कि सिर्फ 20 करोड़ इन्होंने एक बजट रखा है। और किस तरह से इन्हें क्या लगता है कि स्टार्टअप इतने में मतलब मेरे हिसाब से ये बजट बहुत कम है स्टार्टअप की रेंज से, क्योंकि अगर माइंड को डेवलप करना है तो ये बजट मुझे लगता है कि ज्यादा होना चाहिए। और बाकी ज्ञान की हम बात कर ले तो गरीब युवा, अन्नदाता, इन 3 के बारे में अभी नहीं जाऊंगी, बहुत लंबा चला जाएगा। नारी के अंत में जाते हैं अगर हम,
तो हमारा नारी का जो इनका जो पॉइंट है, जेंडर बजटिंग ये लोग करते हैं। 2007-8 से ये जेंडर बजटिंग आ रहा है, यहाँ पे जेंडर का एक पर्टिकुलरली नारी को बढ़ाने के लिए एक बजट आता है, जिसमें इन्होंने 350 करोड़ के करीब इन्होंने बजट रखा है। और वो होने के बावजूद, वो नारी बजट होने के बावजूद आप देखिए कि हमारे राज्य में महिला साक्षरता मात्र 70% है। महिला सुरक्षा की आप बात कर लीजिए, हमारा जो राज्य है वो नंबर 1 पे है महिला उसमें क्या बोलते हैं से महिला तस्करी में हमारा राज्य नंबर 1 पे है। और वहीं अगर हम देखें कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे पास 46% पद खाली हैं। तो ये महिलाओं के लिए जो बजट की बात कर रहे हैं, नारी का जो बजट की बात कर रहे हैं, तो उसकी असलियत ये है हमारे राज्य के अंदर। तो वही चीजें हैं कि बजट तो बहुत अच्छा है कि वो उठा के सब सारा मदों में ये पैसा लगाएंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा है। कई जगह पे तो बजट लैप्स हो जा रहा है। वो मैं भी कमलेश अमन जी से जवाब दिलवाता हूं, वो बताएंगे कि कमलेश जी कुछ डाउट्स हैं आपके विपक्ष के साथियों को कि बजट तो सभी अच्छे होते हैं क्योंकि जनता को समर्पित होता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, कर्ज का आधार बढ़ता जा रहा है, वो कैसे मैनेज होगा, कुछ इस तरह की शंकाएं हैं बजट को लेकर। बिल्कुल, देखिए अभी मेरी दोनों पैनलिस्ट बोल रही थी और महिलाओं की बात भी इन्होंने करी। तो सबसे पहले तो मैं आज दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री बनी उसकी बधाई देना चाहूंगी। और आज इतना शानदार बजट उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने पेश किया, उसके लिए बधाई देना चाहूंगी। और विपक्ष के लिए सिर्फ 2 ही बात कहना चाहूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब जनता ने इन्हें जो काम दिया है वो कहने का ही दिया है, करने के लिए नहीं दिया। और ये कहेंगे ही कहेंगे। अच्छी बातों में भी बुराई ढूंढना, अगर विपक्ष अपना काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि आज अभी जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जी कह रही थी कि आज हमारा लिव इन रिलेशनशिप पर अब प्रदर्शन था। देखिए इनका जो प्रदर्शन था, आज बड़े विचलित थे कांग्रेसी अपने प्रदर्शन को करते हुए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था। जब कल कैबिनेट में हमारा भू कानून पास हुआ तो उसके बाद ये विचलित हो गए, इनको समझ नहीं आया कि हम प्रदर्शन किस चीज पे करेंगे, क्या प्रदर्शन करेंगे विधानसभा के पास जाकर के। और इन्होंने कहा कि हमने प्रदर्शन किया वहां और अन्य लोगों ने भी किया। तो कांग्रेस के अलावा वहां अन्य और लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रदर्शन में जनमानस और कांग्रेस के लोग वहां कहीं दूर दूर तक दिखाई नजर नहीं पड़ रहे थे। केवल वही चंद लोग दिखाई पड़ रहे थे पूरे प्रदर्शन में, और वो भी एक दूसरे की बगले झांक रहे थे इधर से उधर, और ये सोच रहे थे कब और हम कैसे छपास की जो बीमारी कांग्रेस के अंदर है वो एक तरफ बाइट और वो दूसरी तरफ बाइट। तो मुझे लगता है कि ये तो असलियत कांग्रेस की सामने आज सड़क पर दिखाई दे रही थी। उस नाटक के जरिए, जिस नाटक को इन्होंने खुद बनाया, स्वयं उस नाटक को बनाया, स्वयं उस नाटक को देख रहे थे। और उस नाटक के कौन सूत्रधार थे, क्या थे, उसका कुछ समझ से परे था कि उस नाटक में था क्या, ये चाहते क्या है उस नाटक से। ये जनता को पता नहीं चला, इन्होंने जवाब नहीं दिया उस चीज का। अब रही बात बजट की कि बजट हम किस प्रकार का लाए। बजट देखिए, प्रदेश की जब सरकार कोई भी अपना बजट लेकर के आती है तो प्रदेश के हर उस अंतिम छोर तक जो व्यक्ति रहता है उस तक अपने आप को, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। और यही काम सरकार ने किया है, पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया। तमाम सब जगह सभी वर्गों के लिए इस बजट का प्रावधान किया, चाहे इसमें महिलाएं हो, युवा हो, तमाम वो सारे वर्ग जो इस प्रदेश के अंदर निहित है उनको देने का काम किया। अब इन्होंने कहा कि एक नारी, क्योंकि हम तीनों ही यहाँ महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं की बात को हम जोर शोर से उठाने का काम करती हैं। इन्होंने कहा नारी, और एक जिक्र किया इन्होंने हमारी उस बहन का। कांग्रेस ने क्या, विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने हमारी अंकिता बहन को राजनीति का जो अखाड़ा बना के रख दिया। वो बेचारी आत्मा उसकी वहां पर रोती होगी इस बात को कहकर कि क्या विपक्ष हो गया कि जिन्होंने मेरे जाने के बाद, मुझे स्वर्ग पे पहुंचने के बाद यहाँ पर किस तरीके से मेरी मौत पर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अरे जिन लोगों ने वो कृत्य किया, जो घृणित लोग थे, जिन लोगों ने उनके हमारी उस बहन बेटी के साथ में गलत काम करने का काम किया, उसे जो है मारने का काम किया, वो लोग आज जेल के अंदर हैं, उनकी कोई जमानत नहीं हुई है। सरकार ऐसे लोगों के साथ कतई नहीं खड़ी है, लेकिन विपक्ष का समझ में नहीं आता कि वो चाहते क्या है। अब आप विपक्ष का ना तो कोई मुद्दा है, ना ही विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है, ना ही करने के लिए कुछ है।
अब बजट में क्या क्या कमियां हैं, ये इतने अंतर्यामी हैं कि इन्होंने वो 2 घंटे तक जो है बजट का पूरा सार पढ़ लिया, इन्होंने देख लिया कि उसमें क्या क्या कमियां रहने वाली हैं। अरे मैडम बिहार का जो वेबसाइट में बजट है हमारा लाख में है और हम लोग तो देख ही लेते हैं, आपको भी देख लेना चाहिए। मैंने तभी हम कहा लोग तो ना देख कि ही लेते हैं, जो हमारा आपको देख विपक्ष का लेना जो चाहिए। चश्मा है, जो विपक्ष का चश्मा है, मैं आपको बताऊं योगेंद्र जी, वो इतना धूमिल हो चुका है, उसको साफ नहीं करते हैं ये। अरे कहीं तो कह दो कि हाँ सरकार ने एक पॉइंट पर आकर अच्छा काम किया होगा, कभी तो कह दो कि हाँ, अरे अगर हमने काम नहीं किया होता, एक मिनट प्लीज, अच्छा कर प्लीज ले। मैं यूकेडी की परीक्षा से कहना चाहूंगी, एक बात तो कह दो, अगर 2022 में हम दोबारा आए, क्या वैसे ही आगे हम बिना काम करे आगे? तो सत्ता में कांग्रेस को क्यों नहीं लाई जनता? अगर जनता के बीच में कांग्रेस ने अच्छा काम किया था तो भाई, और यूकेडी का तो मैं क्या कहूँ, सूतना कपास और लठम लठा, एक पार्षद इनके पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी चिंता हो रही है तो आप आ जाइए यूकेडी में। आपको यूकेडी की इतनी चिंता है तो आप यूकेडी में आ जाइए। मैडम जरा सुन लीजिए प्लीज, यूकेडी का सम्मान हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि वाकई वो हमारे इस प्रदेश की जो लड़ाई थी उस वक्त वो बकायदा मुखरता के साथ में खड़ी हुई थी, लेकिन आज मुखरता के साथ खड़ी है, अभी भी मुखरता के साथ खड़ी है यूकेडी। अगर आपके मुद्दे सही होते, कोई तो नगर पालिका आता, कोई तो नगर निगम आता, कोई तो पार्षद आता आपका, तो जनता गौण कर देती है यूकेडी और कांग्रेस को। तो समझ में नहीं आता विपक्षों की ये चाहते क्या है। तो इसका मतलब हम अपना मुंह बंद करके बैठ जाए, आपकी हाँ में हाँ मिलाएं लेकर के ये जिस तरीके से भ्रमित करने का काम जनता को कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता इनकी बात पर मोहर ही नहीं लगा रही, जनता इनको सुनना ही पसंद नहीं कर रही है। आज ये गुमराह कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के जरिए जो है हमारी बहन बेटियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, या उन लोगों को हम निवास प्रमाण पत्र देने का काम करें। अरे भाई, जो व्यक्ति यहाँ आएगा और साल भर रहेगा, क्या उसका हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर रह रहा है, क्या उसको हमें पता नहीं चलना चाहिए? क्या उसका सत्यापन नहीं होना चाहिए? किस बात को लेकर के कांग्रेस कमलेश में एक राउंड हो रहा हूँ अभी वापस कांग्रेस का पूरा जी। कमलेश जी मैं वापस लौट रहा हूँ, अभी वापस डॉक्टर प्रतिमा के पास में जाना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट में मैम, क्योंकि 1 मिनट से पहले आप खत्म करिए क्योंकि समय कम है। मैं बहुत कम समय में ही अपनी बात कहने की कोशिश हमेशा करती हूँ। देखिए, रही बात अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक ये बजट पहुंच रहा है, तो मुझे बहुत हंसी आती है इन बातों पर। आप अंतिम छोर तक के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो आज आपके नाटक पर आ रही थी वहां सड़क के ऊपर में। और जो देखिए, विपक्ष का धर्म है कि जब सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल साबित होती है तो विपक्ष उनको याद दिलाए कि आपको जनता ने चुन के सत्ता में बैठा है, इसलिए सत्ता में बैठ के अहंकारी ना हो। विपक्ष की उतनी भूमिका है जितना सत्ता में बैठने वाले लोगों की होती है। हमने प्रदर्शन किया, कौन किसकी बगलें झांक रहा था, मुझे लगता है ये जनता को डिसाइड कर लेने दीजिए। और मैंने कई बार कहा कि हार का मतलब ये नहीं होता है कि कोई पार्टी गलत है या उसके विचार गलत है। मैंने अभी आप शुरू के व्यक्तित्व में एक बात कही आपसे कि कुछ लोगों को इनके ना एक शब्दों का खेल बड़ा आता है, जुमलेबाजी का। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा ट्रेडमार्क है, उन्हें जुमलेबाजी आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन ये जवाब नहीं दिया कि युवाओं के लिए इस बजट में क्या है। आप बताइए, युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए इस बजट में क्या है, महंगाई को कम करने के लिए इस बजट में क्या है। कमलेश जी लौट रहा हूँ आपको। कमलेश जी आप इसे जवाब दिलाऊंगा। मैं बताती हूँ, इस बजट में भ्रष्टाचार करने के कई जो है अहम बिंदु खुद प्रेमचंद अग्रवाल जी ने देने का कार्य किया है। आप सबको याद होगा हर घर नल योजना, पहाड़ों पर आपने नल तो लगा दिए, पानी कौन लाएगा? और उस योजना पानी भी है वहाँ भाई, 546 करोड़ रुपया उस योजना के लिए इन्होंने आवंटित करने का कार्य किया है भाई साहब। तो इसमें अगर इसकी जांच हो गई और पिछले जितनी भी जांच हो गई ना हर घर योजना और पेयजल योजना की, तो मुझे लगता है कई मंत्री जो इनके लपेटे में आ जाएंगे। तो भारतीय, एक तो देखिए आधा पैसा तो प्रशासनिक खर्चे में चला गया, बस 10 सेकंड दीजिए मुझे। आधा पैसा आपका जो हमारा कर्ज है उसका इंटरेस्ट चुकाने में चला गया, उसकी किस्तें देने में चला गया। आधे से भी कम बचत बंधक पाठ कर लिया, चाहे वो ये योजना हो या वो योजना हो। देखिए, बजट आवंटित हो जाते हैं, लेकिन धरातल पे कितना कार्य होता है, कितने रोजगार इन्होंने पिछले 7 सालों में सृजन करवाए, आप जरा इनसे पूछ लीजिए। कितनी महंगाई पे काबू कराई। प्रतिमा जी मैं जवाब दिलवाऊंगा। मीनाक्षी जी आप ये 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए ताकि मैं कमलेश जी से जवाब लेके और हमारे
जो सहयोगी हैं नहीं, इनसे श्रीनिवास जवाब लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है उस पर बात ही नहीं करते हैं, ये कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं। जब सवाल ये तो खड़ा करिए आप। बात करते हैं, जब ये नारी सवाल तो सुरक्षा खड़ा की करिए। बात सवाल करते भी हैं, खुद करना है, जवाब भी खुद देखिए देना है। जब ये नारी सुरक्षा की बात करते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये किस प्रकार से और किस मुंह से नारी सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के जो लोग हैं वो नारियों पे शोषण कर रहे हैं, वो नारियों का शोषण कर रहे हैं। और मुझे दुख होता है इन महिलाओं पे जो उस पार्टी के अंदर रह के इस पर आवाज नहीं उठा पाती हैं, बल्कि उनको डिफेंड करने की कोशिश करती हैं। और बाकी रही बात बजट की, तो बजट में सब कुछ वही कॉमन है, लेकिन वही चीज है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, और वो कभी होगा भी नहीं, ये मुझे पूरा यकीन है। चलिए कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपकी दोनों बहनों की आपने बात सुनी। देखिए, हमारा प्रदेश महिला प्रदेश है, रहा है, और प्रदेश की वही लड़ाई सवाल हमारी उठाने मिला मातृशक्ति नहीं, हमारी मातृशक्ति ने ही उठाई है। इस प्रदेश को लाने का काम भी मातृशक्ति ने किया है। तो हमारी दोनों मातृशक्तियां अगर आवाज मुखर करके, बुलंद करके अपनी बात को पहुंचाने का काम करती है सरकार तक, और सरकार भी हमेशा महिलाओं का ख्याल रखती है, और महिलाओं के ख्याल को रखते हुए बजट में प्रावधान करती है। और जो लोग गलत काम करते हैं, जो गलत मानसिकता के लोग होते हैं, उनको हमेशा जेल में पहुंचाने का काम करती है, उनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ये मैं पहले विपक्ष को बताना चाहती हूँ। अब रही बात कि कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस जिस प्रकार के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है और विरोध कर रही है, भाई लिव इन रिलेशनशिप में आप जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष की पोल खुलती भी नजर आ रही है रजिस्ट्रेशन करते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब रजिस्ट्रेशन होंगे लोगों के तो कहीं ना कहीं इनकी भी पोल खुलती भी नजर आ रही है और इसीलिए विरोधाभास नजर आ रहा हो। तो भाई कम से कम उस यूसीसी के जो हमारे तथ्य हैं उनको चलने दीजिए। हाँ, अगर कहीं कमजोरी नजर आएगी, जनता को लगेगा गलत है, तो सरकार कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने में कोई देरी नहीं लगाती। जनहित के मुद्दे हैं, भू कानून लाने का काम किया, नकल विरोधी कानून लाने का काम किया, लैंड जिहाद लाने का काम किया, थूक जिहाद जो हमारे कानून लाने का काम किया, महिलाओं के 33% नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, और जो हमारी बहन यहाँ यूकेडी की बैठी है 10% आरक्षण इनको देने का काम किया हमारे जो यहाँ के उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे। तो भाई आप कैसे कह सकते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही? ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, भी आपने अपनी पार्टी के अंदर डाले हुए हैं, जिन 10% को आप देने की बात कर रहे हैं, दुर्गामी उन्हें भी आपने अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर डाला हुआ चलिए है। मैं रोकना चाहूंगा श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बजट सत्र चलेगा अभी और कुछ सवाल लाजमी होंगे कि पैसा कहां से आएगा, कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है, फ्री स्कीम्स को लेकर चर्चा होगी, महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। तो कुछ ऐसे बिंदु है जिसपे सरकार को वास्तव में फोकस करना होगा कि एटलीस्ट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका सीधा मैसेज भी जाना चाहिए। बिल्कुल, एक सेकंड इस पे मैं बोलूं जरा। बेहद जरूरी है। क्या वाकई में 25 साल के सफर में उत्तराखंड को वो सब कुछ मिल पाया है जिसका उत्तराखंड हकदार था? क्या उत्तर प्रदेश में रहते हुए तमाम चीजें नहीं मिल पा रही थी? हम कई गाहे बगाहे चर्चा करते हैं। मसला भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, सत्तासीन कोई भी होगा, सवाल उसी से पूछा जाएगा। अगर 1 लाख करोड़ का बजट आज हुआ है तो उसका साधुवाद हम सरकार को भी देते हैं, विपक्ष को भी देते हैं, क्योंकि विपक्ष जब आईना दिखाएगा सरकार भी उस डायरेक्शन में काम करेगी। सिर्फ सरकार एक तरफा काम नहीं कर सकती है। लेकिन उत्तराखंड के केवल मैदानी इलाकों को फोकस करते हुए अगर हम संपूर्ण उत्तराखंड के विकास की तस्वीर को बयां कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम गैरसैंण की भावनाओं के इर्द गिर्द ही उत्तराखंड की परिकल्पना को करते हैं। हालांकि आज की सरकार ने 20 करोड़ का बजट गैरसैंण के अवस्थापना विकास के लिए रखा है, लेकिन गैरसैंण के अलावा जो उत्तराखंड के तमाम सुदूर पर्वतीय जिले हैं, क्या वहां पर अस्पतालों का उच्चीकरण हो पाया है? अस्पतालों में इक्विपमेंट लग पाए हैं? क्या वो रेफर सेंटर नहीं है? नारी शक्ति की बात जहां तक हो रही है, कितनी गर्भवती महिलाओं के लिए टेली कम्युनिकेशन तक की खुद तमाम सुविधाएं एम्स के जरिए शुरू की गई है, टेलीमेडिसिन की भी सुविधाएं की गई। लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा में आज जब ये प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठा तो उसमें आप ऐसे आंकड़े देखेंगे योगेंद्र जी कि जो आपकी रूह कांप जाएगी कि वाकई में उत्तराखंड आज हम 1 लाख करोड़ पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। अस्पतालों में हमारे पास अभी भी 27% से अधिक जो डॉक्टर हैं वो नहीं है। किसी अस्पताल में अगर बात करें हम गायनों की, तो गायनों नहीं है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 3 साल में हम सभी चिकित्सकों की नियुक्ति कर देंगे। और शिक्षा का हाल देखिए, जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें से 3000 से ज्यादा स्कूल ऐसे जहां 2-2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-2 बच्चे। सोचिए, उन 2 बच्चों में भी 1 टीचर देना पड़ रहा है। यानी हमारी वो व्यवस्था जिसके लिए अब सरकार कह रही है कि हम क्लस्टर योजना लाएंगे, 2 स्कूलों का मर्जर करेंगे और जो दायरा होगा उसको 5 किलोमीटर से बढ़ा करके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर करेंगे, छात्रावास खोलेंगे। ये तमाम वो बुनियादी जरूरतें हैं जो उत्तराखंड में रिवर्स पलायन के तहत लोगों को पहाड़ में बसाना चाहती है। तमाम सरकारें और विपक्ष भी इस पर काम करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में लोग पहाड़ में रुक पाएंगे?
अगर बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी, हर घर नल की योजना जो कही है उसका तो मैं खुद प्रमाण हूं, भुक्तभोगी हूं। मेरे घर में जो मेरा प्राकृतिक स्रोत था, उस प्राकृतिक स्रोत में जो पानी आता था वो हर घर नल से जोड़ दिया गया, और जब से वो टूटा तब से उसमें दोबारा पानी नहीं आया। ये मेंटेनेंस की कमी मैंने बार बार उठाया है कि सरकारें प्लानिंग करती है, योजना बहुत अच्छी लाती है, बहुत अच्छा बजट करती है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग और जो मॉनिटरिंग होती है वहां हम मार खा जाते हैं। और उत्तराखंड के लिहाज से एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि विधानसभा के अंदर सवाल उठते हैं तभी इसकी रूबरू होती है और तस्वीर बयां होती है कि हमारे पास इनकम के साधन क्या हैं और हम इनकम के साधन को कैसे बढ़ाएंगे। केवल हम कर्जा लेकर के वेतन भत्तों पर खर्च करेंगे या वाकई हम ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे कि जिससे हमें राजस्व की प्राप्ति भी होगी। आपने देखा होगा उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड की सब अपार संभावनाएं हैं, सोलर के सेक्टर में अपार संभावनाएं, पर्यटन टूरिज्म के सेक्टर में बहुत ज्यादा संभावनाएं। इन पर फोकस करने की जरूरत है ताकि खनिज और आबकारी से बाहर आकर के हम उसको सापेक्ष में पैसे ला सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट को रेवेन्यू मॉडल भी अपना इजाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें काम चल नहीं सकता। ठीक है, लोक कल्याणकारी पॉलिसी होती है और हर गवर्नमेंट की कर्ज के आधार पर चलती है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। बजट का दायरा और आकार बढ़ेगा, उसी तरह से कर्ज का भार भी बढ़ता चला जाए। कोई भी सरकार ये नहीं कहती है कि आज मैंने 10,000 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर में लिए तो अगली बार हम 8,000 या 7,000 करोड़ लेंगे। नहीं, 11 साढ़े 11 हो सकता, उससे कम नहीं होगा। तो ये राज्यों पे ही एक्स्ट्रा और एडिशनल एक बर्डन हम दे रहे हैं, तो एक मॉडल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये बात ठीक है कि हर गवर्नमेंट स्कीम्स को चलाने के लिए पैसा तो लेती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिन्हें धरातली आधार पर भी सोचना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।